गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी के आगे का टॉपिक डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप सबको ये मालूम है कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में ये डिस्कस किया था कि करंट इलेक्ट्रिसिटी विद्युत धारा किसे कहते हैं, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, उस एसआई मात्रक को डिफाइन कैसे किया जाता है। उसके बाद हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि ओम्स लॉ क्या होता है। ओम्स लॉ का फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था कि V/I इज इक्वल टू R होता है। हालांकि हमने वहां पर उसका प्रूफ नहीं दिया था, लेकिन नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे जब हम लोग धारा घनत्व और संवहन वेग के बारे में संबंध स्थापित करेंगे। उस समय हम लोग ओम्स लॉ को प्रूफ करेंगे। इसके बाद हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, उस एसआई मात्रक को डिफाइन कैसे किया जाता है। तो इन सब टॉपिक के बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया था, ठीक है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो हर स्टूडेंट को दिमाग में रहना चाहिए कि धारा केवल उसी पदार्थ से प्रवाहित हो सकता है जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। यानी कि जिस सब्सटेंस के पास, जिस पदार्थ के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उससे धारा प्रवाह हो सकता है, और जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है उससे धारा प्रवाह नहीं हो सकता है। तो इसके आधार पर हम ये कहते हैं कि चालक यानी कि जितने भी धातु हैं उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स काफी अधिक होते हैं। तो वैसे पदार्थ जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स काफी अधिक होते हैं उनको हम लोग चालक कहते हैं, और वैसे पदार्थ जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकता है, उसे हम लोग कुचालक कहते हैं, ठीक है। एक और टॉपिक के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो ओम के नियम को पालन करता है, और कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो ओम के नियम को पालन नहीं करता है, ओम के नियम को फॉलो नहीं करता है। वैसा पदार्थ जो ओम के नियम को फॉलो करता है ओमिक कंडक्टर कहलाता है, और वैसा पदार्थ जो ओम के नियम को पालन करता है ओमिक कंडक्टर, और जो पालन नहीं करता है नॉन ओमिक कंडक्टर कहलाता है, ठीक है। तो यहां तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। आज के वीडियो में हम लोग आगे के टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक हम लोग लेते हैं चालकत्व। चालकत्व जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं कंडक्टेंस। देखिए चालकत्व क्या होता है, कंडक्टेंस क्या होता है, आप नाम से ही स्पष्ट है। कंडक्टेंस यानी कि वैसा पदार्थ जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है, यानी कि वैसा पदार्थ जो चार्ज को अपने से होकर जाने दे सकता है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि वैसा पदार्थ जो चार्ज को आसानी से जाने दे सकता है तो उसकी प्रतिरोध कम होगी, ठीक है। यानी कि चालकत्व अधिक होने के लिए प्रतिरोध कम होना चाहिए, लेकिन वैसे पदार्थ जो आवेश को आसानी से नहीं जाने देता है उसका प्रतिरोध अधिक होता है, उसका रेजिस्टेंस अधिक होता है। यानी कि अगर कंडक्टेंस कम है इसका मतलब कि उसका रेजिस्टेंस हाई होगा। तो आप देख रहे हैं कि यहां पर कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस दोनों के बीच इनवर्स रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, इनवर्स रिलेशन है, जिसको हम लोग कहते हैं व्युत्क्रमानुपाती रिलेशन है, व्युत्क्रमानुपाती संबंध है। तो यहां से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि किसी चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, किसी चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम लोग चालकत्व कहते हैं। यानी कि अगर हमें यहां से डिस्कस करना पड़े कि चालकत्व क्या होता है, तो चालकत्व बराबर हो जाएगा 1 बटा प्रतिरोध, ठीक है। तो अब यहां से देखिए, यानी कि चालकत्व बराबर प्रतिरोध को हम लोग 1 बटा, यानी कि प्रतिरोध के बदले में सिंबल क्या यूज करते हैं R, यानी कि 1 बटा R। तो ये चालकत्व बराबर हो जाएगा 1 बटा R। तो ये दोनों में आप रिलेशन देखिए, यहाँ पे R डिनोमिनेटर में है, ऊपर में 1
यानी कि नोमिनेटर में है ना 1 है जो कि कांस्टेंट है और नीचे क्या है रेजिस्टेंस। तो किसी भी सब्सटेंस का क्या चेंज होता है, रेजिस्टेंस चेंज होता है। रेजिस्टेंस कम हो सकता है, रेजिस्टेंस ज्यादा हो सकता है। तो अब ये देखिए ये दोनों में इनवर्स रिलेशन है। अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो चालकत्व कम होगा। इसका और इसका उल्टा अगर हम समझे तो अगर ये रेजिस्टेंस अधिक होगा तो चालकत्व कम होगा, अगर ये कम होगा तो ये अधिक होगा। तो ये दोनों में इनवर्स रिलेशन है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोगों का कंसेप्ट ये बनता है कि आखिर चालकत्व का एसआई मात्रक क्या होता है। चालकत्व के एसआई मात्रक को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे। तो आपको मालूम है कि प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक होता है वो ओम होता है। तो ये सबको मालूम है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम होता है। तो हम यहाँ से चालकत्व का एसआई मात्रक डिफाइन कर सकते हैं। तो चालकत्व आप यहां से देख लीजिए, अगर हमें चालकत्व का एसआई मात्रक निकालना है तो चालकत्व का एसआई मात्रक यानी कि एसआई यूनिट इज इक्वल टू 1 बटा आर का एसआई यूनिट। ठीक है, एसआई मात्रक। तो यहां से ये हो जाएगा 1 बटा प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम होता है। इसको अगर हम सीधा करके लिखें तो ओम इनवर्स, यानी कि चालकत्व का एसआई मात्रक हो गया ओम इनवर्स। ठीक है, तो अगर हमें दो तरह का सब्सटेंस दिया जाए, एक कंडक्टर है दूसरा इंसुलेटर है, एक चालक है दूसरा कुचालक है, और हमें पूछा जाए कि चालकत्व किसका अधिक होगा, तो हम आसानी से ये बता सकते हैं कि सर चालक पदार्थ का प्रतिरोध कम होता है लेकिन कुचालक पदार्थ का प्रतिरोध अधिक होता है। तो जिस पदार्थ का प्रतिरोध कम होता है उसका चालकत्व अधिक होगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास कंडक्टर है तो कंडक्टर का कंडक्टेंस अधिक होगा लेकिन इंसुलेटर का कंडक्टेंस कम होगा। तो हमारे पास दोनों तरह का कंसेप्ट उपलब्ध है। हम जैसे समझ लें, जैसे कि इंसुलेटर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो हम ये कह सकते हैं कि वह इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकता है क्योंकि उसके पास चार्ज कैरियर काफी कम है, आवेश वाहक की संख्या काफी कम है, नगण्य है। लेकिन वही बात करें कंडक्टर की, तो कंडक्टर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स काफी अधिक है और जिस पदार्थ के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होता है वह इलेक्ट्रिसिटी को आसानी से कंडक्ट कर सकता है, यानी कि उसके पास चार्ज कैरियर अधिक है। ठीक है, तो आप या तो इस रिलेशन से समझ लीजिए और नहीं तो फिर फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम है या फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है उसके अकॉर्डिंग आप समझ लीजिए, आपको जो सुविधा लगे। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक था चालकत्व के बारे में यानी कि कंडक्टेंस के बारे में। ठीक है, इसके बाद ओके इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करते हैं प्रतिरोधकता। इसे इंग्लिश में बोला जाता है रेजिस्टिविटी, प्रतिरोधकता, रेजिस्टिविटी। देखिए ओम्स लॉ को हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, उसको जरा आप याद कीजिए कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन न हो तो उसके सिरों पर उससे प्रवाहित होने वाले आवेश का धारा का जो परिमाण होता है वह उसके सिरों पर आरोपित विभवांतर का समानुपाती होता है, यानी कि I जो होता है वह समानुपाती होता है किसके, V के। तो अब यहां से देखिए, यहां से हम लोगों ने क्या किया था, इस समानुपाती के प्रोपोर्शनल के चिन्ह को हमने हटाया था तो V इज इक्वल टू R इंटू I, और यहाँ पर R एक कांस्टेंट था, एक नियतांक था जिसे हम लोग उस चालक का प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, देखिए तो ये जो है भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन न हो, चालक के भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन न हो, उसके फिजिकल स्टेट में कोई चेंजिंग नहीं होना चाहिए, उसी के बाद हम लोग ये फॉर्मूला को वैलिड कर सकते हैं। अगर उसका टेम्परेचर बदल जाए, लेंथ बदल जाए तो फिर ये इनवैलिड हो जाएगा। ओके, तो अब देखिए यहां से ये जो है चालक का जो प्रतिरोध होता है वह कुछ फैक्टर पर डिपेंड करता है। जैसे अगर हमारे पास 1 मीटर लेंथ का
अगर 1 मीटर लेंथ का अगर एक वायर है और हम कहते हैं कि इस 1 मीटर लेंथ के वायर का रेजिस्टेंस अगर हमारा R है, ठीक है, 1 मीटर लेंथ एक वायर है, उसका रेजिस्टेंस कितना है, R है। तो अकॉर्डिंग टू एक्सपेरिमेंट ये देखा गया है कि अगर हम इसका लेंथ 2 मीटर कर दे, लेंथ को अगर हम डबल कर देंगे तो यहां से क्या होता है कि अगर लेंथ अगर हम 2 मीटर रख देंगे तो रेजिस्टेंस भी देखते हैं कि 2R हो जाता है, ठीक है। यानी कि 2 मीटर लेंथ पहले कितना था, 1 मीटर लेंथ था, तो रेजिस्टेंस कितना था, R था। अब हमने लेंथ को कितना किया, 2 मीटर किया, तो हमने रेजिस्टेंस क्या देखा, 2R हो गया। इसका मतलब यह हुआ कि लेंथ अगर हम 3 मीटर कर दे, ठीक है, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 3R हो जाएगा, ठीक है। तो लेंथ को अगर हम इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस भी उसका इंक्रीज करता है। तो यहां से हम लोगों ने ये देखा कि रेजिस्टेंस यानी कि किसी रजिस्टर का, किसी प्रतिरोधक का जो रेजिस्टेंस होता है R, वह प्रोपोर्शनल होता है उसके लेंथ का यानी कि L के, ठीक है। ये एक रिलेशन मिल गया, इसको हम मान लेते हैं दिस इज इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद हमने क्या देखा कि अगर चालक तार है तो इस तार की कुछ ना कुछ मोटाई होती है। जैसे हमारे हाथ में ये मार्कर है, सपोज डेट कि यह कंडक्टर है, तो आप ये देख रहे हैं इसकी ये मोटाई है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल है। तो मान के चलिए कि अगर हम यहां से कहते हैं कि अगर इसका अनुप्रस्थ काट A है तो इसका रेजिस्टेंस हम कितना ले रहे हैं, R। A अनुप्रस्थ काट है तो इसका रेजिस्टेंस कितना है, R है। लेकिन अगर हम इसको 2A कर देते हैं, यानी कि अगर इस तार की मोटाई को अगर हम डबल कर देंगे तो अकॉर्डिंग टू एक्सपेरिमेंट ये क्या देखा गया कि रेजिस्टेंस जो होता है वो हाफ हो जाता है, ठीक है। अगर हमने क्रॉस सेक्शनल एरिया को डबल कर दिया तो रेजिस्टेंस क्या हो गया, हाफ हो गया। अगर हम इस एरिया को हाफ कर देंगे तो रेजिस्टेंस दुगना हो जाएगा। इसका मतलब क्या देख रहे हैं कि A और R में डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, इनवर्स रिलेशन है। तो हमने यहां से क्या देखा कि R इज प्रोपोर्शनल टू 1/A, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। यानी कि किसी प्रतिरोधक का प्रतिरोध उसकी लंबाई का समानुपाती और उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर हम ये दोनों रिलेशन को कंबाइंड करें तो दोनों रिलेशन को कंबाइंड करने के बाद हमें ये मिल जाएगा R प्रोपोर्शनल टू L/A, ठीक है। अब हम ये समानुपाती का चिन्ह नहीं रखना चाहते हैं तो इसको हटाइए। तो इसको हटाने के बाद यहां से R इज इक्वल टू, इसके बाद एक कांस्टेंट आ जाएगा दैट इज रो और L/A, ठीक है। अब यहां से रो जो है एक कांस्टेंट है, नियतांक है, जिसे हम लोग प्रतिरोधकता कहते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिरोधकता कहते हैं, ठीक है। तो यहां से रो एक कांस्टेंट है, इसे हम लोग, रो एक कांस्टेंट है और इट इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी ऑफ द रजिस्टर। ओके, फिर से समझिए, किसी प्रतिरोधक का प्रतिरोध जो होता है वो समानुपाती होता है उसकी लंबाई का और व्युत्क्रमानुपाती होता है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का। तो ये दोनों रिलेशन को हमने क्या किया, यहाँ से कंबाइंड कर दिया। कंबाइंड करने के बाद हम यहाँ से समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक यहाँ इक्वल टू का चिन्ह देंगे। उसके बाद इक्वल टू का चिन्ह आएगा तो इसके साथ एक कांस्टेंट आएगा, इस कांस्टेंट को हमने रो कहा। तो आप यहाँ से देख रहे हैं कि रो एक कांस्टेंट है, इट इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी ऑफ द रजिस्टर, यानी कि इसको प्रतिरोधक की प्रतिरोधकता कहते हैं, ठीक है। तो अब स्टूडेंट यहां से देखिए प्रतिरोधकता को हम कैसे परिभाषित करेंगे। तो यहां से अगर हम लिखते हैं कि यदि L बराबर 1 मीटर कर देते हैं और A बराबर 1 मीटर स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है, यानी कि लेंथ को भी हमने यूनिट कर दिया और क्रॉस सेक्शनल एरिया को भी हमने यूनिट कर दिया। तो ये दोनों का मान अगर हम यहाँ पे रखें तो यहां से देखिए इफ L इज इक्वल टू 1 यूनिट कर दीजिए, A इज इक्वल टू 1 कर दीजिए, तो आप यहां से देख सकते हैं कि R बराबर हो जाएगा रो। R बराबर क्या हो जाएगा, रो। तो यहां से आप क्या लिख सकते हैं वो समझिए। देखिए हमने क्या किया, L का वैल्यू कितना लिया 1, A का वैल्यू कितना लिया 1। तो इस दोनों वैल्यू को अगर हम ये वाले एक्सप्रेशन में रखेंगे, यहां से
ये एक्सप्रेशन देखिए R इज इक्वल टू रो इंटू एल बटा ए। तो आप यहां से अगर इस एक्सप्रेशन में ये दोनों वैल्यू को रखिएगा तो R बराबर क्या हो जाएगा, रो। अब यहां से इस प्रतिरोधकता को हम कैसे डिफाइन करेंगे उसको आप समझिए। किसी प्रतिरोधक के एकांक लंबाई तथा एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में उपस्थित प्रतिरोध को उस प्रतिरोधक की प्रतिरोधकता कहते हैं। फिर से सुनिए, किसी चालक के प्रति एकांक लंबाई तथा एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में उपस्थित प्रतिरोध को ही हम उस प्रतिरोधक की क्या कहते हैं, प्रतिरोधकता कहते हैं। तो ये आपके नोट्स में भी लिखा हुआ है, आप नोट्स सामने रखिएगा तो आपको वहां पर यही लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो नोट्स में हमने ये पॉइंट्स को क्लियर करके लिख दिया है। वैसे स्टूडेंट्स जिनके पास नोट्स नहीं है, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि आप इस वीडियो को देख लीजिए, उसके पास आपके पास जो रेफरेंस बुक है उस बुक को आप स्टडी कीजिएगा तो फिर आपको एक एक टॉपिक समझ में आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, यहाँ के बाद हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक ये बनता है कि सर आपने प्रतिरोधकता के बारे में तो बता दिया, रो एक कांस्टेंट है, इसे हम लोग प्रतिरोधक की प्रतिरोधकता कहते हैं, और एकांक लंबाई तथा एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले प्रतिरोधक में जितना प्रतिरोध होता है वो उसकी प्रतिरोधकता कहते हैं। इसका एसआई मात्रक हम कैसे लिखेंगे, तो ये देखिए, आपको मैंने बताया था कि अगर आपके पास हमें ऐसा यूनिट चाहिए, किसका ऐसा यूनिट चाहिए, रो का, तो हम जानते हैं, यानी कि हम यहां से पहले टॉपिक लिख लेते हैं, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक, यानी कि एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी का एसआई यूनिट निकालने के लिए सबसे पहले हमें एक रिलेशन हम लोगों ने अभी देखा था, R दैट इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए। ठीक है, यहां से क्रॉस गुना कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, R बटा 1 है तो ये आ जाएगा रो इंटू एल इज इक्वल टू, ये हो जाएगा R इंटू ए। ओके, अब यहां से रो को इधर ही रखिए और इसके बाद हम क्या करते हैं, एल को इसके डिनोमिनेटर में ले जाते हैं तो R इंटू ए बटा एल। ठीक है, अब हमें रो का ऐसा यूनिट चाहिए, तो आप ध्यान दो कि यहाँ रो जो है वो किस पर डिपेंड करता है। देखिए, रो जो है वह डिपेंड करता है R पर, A पर और L पर। ठीक है, तो यहां से अगर हमें रो का ऐसा यूनिट चाहिए, ऐसा मात्रक चाहिए, तो इसके लिए आप क्या करो कि R का ऐसा यूनिट मालूम होना चाहिए, ऐसा मात्रक, इनटू A का ऐसा मात्रक मालूम होना चाहिए। उसके बाद डिनोमिनेटर में देखिए, तो डिनोमिनेटर में क्या है, यहां पर L है, यानी कि L का एसआई यूनिट मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो अब यहां से देखिए R क्या है, प्रतिरोध है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम होता है। A का एसआई मात्रक क्या होता है, A एरिया, एरिया यानी कि मीटर स्क्वायर, तो आप यहां से क्या लिखोगे, मीटर स्क्वायर। और L क्या है, लेंथ ऑफ द कंडक्टिंग वायर, तो यहां से लेंथ का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, तो मीटर हो जाएगा, तो 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो आप यहां से देख रहे हैं कि ये हो जाएगा ओम और ऊपर में 1 मीटर यानी कि ओम मीटर। तो रो का एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, ओम मीटर। ठीक है, तो वैसा कंडक्टिंग वायर जिसका लेंथ 1 मीटर हो, क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो, तो उसमें जितना प्रतिरोध उपलब्ध होगा, मौजूद होगा, उसी को हम लोग उस चालक की प्रतिरोधकता कहते हैं। तो उम्मीद है कि यहां तक आपको समझ में आया होगा। ओके, तो यहां से एक कंसेप्ट और आपको समझना चाहिए। ठीक है, कि सर यहां से क्या क्या क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, तो हो सकता है कि यहां से प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक अगर आपसे पूछ देते हैं, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या बताओगे, ओम मीटर होता है। ठीक है, उसके बाद इस फॉर्मूला को डिराइव करने के लिए हम लोगों ने
कौन कौन से डेफिनेशन को फॉलो किया है ये आप समझ रहे होंगे, तो यहां तक के कंसेप्ट को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है, ओके। तो अब हम लोग ये देखते हैं कि प्रतिरोधकता की ताप पर निर्भरता। स्टूडेंट्स, हम आपसे ये डिस्कस करना चाहेंगे कि किसी चालक की प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने से बढ़ती है। ध्यान से सुनिए, किसी चालक, अगर हमारे पास कोई कंडक्टर है, ठीक है, अगर हमारे पास कोई मेटल है, तो या ये कहे कि हमारे पास कोई चालक है, तो उस चालक की जो प्रतिरोधकता होती है, ठीक है, वह ताप के बढ़ाने से बढ़ती है। अब ये देखिए ऐसा क्यों होता है, इस कंसेप्ट को हम आपको समझाना चाहेंगे, उसके बाद हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। हाँ, तो देखिए, जैसे हमारे पास यह एक कंडक्टर है, ठीक है, इस कंडक्टर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन है, इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वह अलग अलग डायरेक्शन में मूव करते रहता है, जिसके कारण नेट करंट जो होता है वो जीरो होता है। नेट करंट क्या होता है? जीरो होता है, यानी कि अलग अलग डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है, ठीक है, तो इसीलिए इसका नेट करंट जो होता है वह जीरो होता है, ठीक है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास। अब देखिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, यहां पर हम आपको एक लाइन में बताना चाहेंगे कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता क्या है। तो किसी चालक के परमाणु के बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह उसके न्यूक्लियर से काफी कम बल से जुड़े हुए रहते हैं, यानी कि यह जो है न्यूक्लियर है, तो इसके आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन होता है वह इस न्यूक्लियर फोर्स से काफी कम मजबूती से बंधा हुआ रहता है, यानी कि ये दोनों के बीच आकर्षण बल काफी कम होता है। इसी कारण से जब यह घूमता है तो यह फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, यह इस सेल को छोड़कर बाहर निकल जाता है और इसके बगल में एक दूसरा ऑर्बिट होता है, एक दूसरा एटम होता है, ठीक है। तो ये दोनों के बीच में जो गैप होता है उस गैप में ये इलेक्ट्रॉन मूव करने लगता है, तो इसी इलेक्ट्रॉन को हम लोग कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। तो कंडक्टर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स काफी अधिक होता है, लेकिन वह फ्री इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग डायरेक्शन में मूव करते रहता है, इसीलिए नेट करंट कितना होता है? जीरो होता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम लोग इस कंडक्टर को किसी कंडक्टिंग वायर से जोड़ देते हैं, तो उसके बाद देखिए क्या होता है। आगे हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी जब डिस्कस करेंगे तो फिर वहां पर हम आपको समझाएंगे इस टॉपिक के बारे में। जब हम इसको किसी सेल या बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, तो ये देखिए ये प्लस है और ये माइनस है, ठीक है। तो यहां पर देखिए ये प्लस टर्मिनल है और ये क्या है? माइनस है। सेकंड चैप्टर, ठीक है, विद्युत क्षेत्र के बारे में, फर्स्ट चैप्टर में विद्युत आवेश एवं क्षेत्र के बारे में जब हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो उस समय आपको बताया गया था कि विद्युत क्षेत्र की दिशा जो होती है वह धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होती है, यानी कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायरेक्शन है। तो अब ये देखिए इधर प्लस चार्ज है, इधर माइनस है, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है, या ये कहे कि नेगेटिव चार्ज के बीच, है ना, रिपल्सन होता है, जबकि नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच अट्रैक्शन होता है। तो ये देखिए यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन था, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ये जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन जो हम दिखाए थे ऊपर, वो फ्री इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना चालू कर देते हैं, यानी कि यह सभी का डायरेक्शन एक ही हो जाता है, जिसके कारण हम ये कहते हैं कि यहाँ से कुछ ना कुछ करंट फ्लो होता है, ठीक है। लेकिन यह तब होगा जब हम यह कंडक्टर के दोनों सिरों पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे उसके बाद, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करते हैं, तो इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो है, लेकिन यह फ्री इलेक्ट्रॉन अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसलिए इसका नेट करंट कितना है? जीरो है। लेकिन यहाँ नेट करंट जीरो नहीं रहेगा, यहाँ नेट करंट, सपोज दैट कि हमने कहा कि यहाँ नेट करंट कितना हो गया? आई हो गया, ठीक है। तो यह नेट करंट तभी हो सकता है जब चालक के दोनों एंड पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, ठीक है। तो इसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लगता है, और सभी इलेक्ट्रॉन का एक ही डायरेक्शन होता है, इसीलिए कुछ ना कुछ करंट होता है यहाँ पर। अब करंट कितना कम होगा, कितना ज्यादा होगा, यह डिपेंड करता है कि आपने पोटेंशियल डिफरेंस
कितना कम या कितना ज्यादा अप्लाई किया है। अब ये देखिए, जब यह इलेक्ट्रॉन, जो हम समझाना चाह रहे थे कि किसी चालक की प्रतिरोधकता ताप के बढ़ाने से बढ़ती है और ताप के घटाने से घट जाती है, तो ऐसा क्यों होता है? ये देखिए, जब ये इलेक्ट्रॉन मूव करना चाहता है तो यह रास्ते में किसी दूसरे एटम से जाकर टकरा जाता है, ठीक है। तो जब यह टकराएगा, कॉलिजन होगा, तो कॉलिजन होने से क्या होता है? हीट जनरेट होता है, उष्मा उत्पन्न होता है, और उष्मा भी एक प्रकार की ऊर्जा है। तो ये देखिए, जब यह इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ेगा, कोई भी इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ेगा तो वह दूसरे एटम से टकराएगा। एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है, वह टकरा गया, टकराने के बाद क्या होगा? वहां पर उष्मा उत्पन्न होगा, और यह उष्मा, यह हीट क्या होगा कि उसके इंटरनल, कंडक्टर के इंटरनल आंतरिक ताप को वह बढ़ा देगा। तो ताप बढ़ाने का मतलब कि इसकी ऊर्जा बढ़ जाएगी, है ना, यानी कि इलेक्ट्रॉन के पास वही ऊर्जा प्राप्त होगा जो उष्मा ऊर्जा के रूप में उत्पन्न हुआ, ठीक है। अब ये देखिए, जब इलेक्ट्रॉन को वही ऊर्जा मिलेगी तो वह इलेक्ट्रॉन जल्दी जल्दी जाकर टकराएगा, यानी कि उसका रेजिस्टिविटी क्या होगा? और बढ़ जाएगा। तो टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टिविटी बढ़ता है और टेम्परेचर के घटने से रेजिस्टिविटी क्या होता है? घट जाता है। लेकिन जब हम सेमीकंडक्टर की बात करेंगे, अर्धचालक की बात करेंगे, है ना, तो अर्धचालक, सेमीकंडक्टर आपको मॉडर्न फिजिक्स में स्टडी भी करना है, तो वहां पर हम आपको बताएंगे कि सेमीकंडक्टर के पास क्या होता है कि कुछ सेमीकंडक्टर्स ऐसे होते हैं जिस पर ताप अगर बढ़ाया जाता है तो उसकी रेजिस्टिविटी घट जाती है, यानी कि वहां पर उल्टा रिएक्शन होता है इसका, ठीक है। तो प्रतिरोधकता की ताप पर निर्भरता, ये हमारा टॉपिक रहेगा, ठीक है। तो यहां से आपको समझ में आ गया होगा कि टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी क्या होगा? बढ़ जाएगा। टेम्परेचर अगर घट जाएगा तो रेजिस्टिविटी घट जाएगा। टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टिविटी क्यों बढ़ता है? क्योंकि टेम्परेचर जब बढ़ता है तो चालक का आंतरिक ऊर्जा बढ़ जाती है, जिससे इलेक्ट्रॉन जल्दी जल्दी आयन से टकराने लगता है, अर्थात टकराने को ही हम लोग क्या कहते हैं कि प्रतिरोध उत्पन्न हो रहा है, यानी कि उसकी प्रतिरोधकता बढ़ रही है, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं। यानी कि डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी ऑन द टेम्परेचर, ओके। डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी ऑन द टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर पर किसी प्रतिरोधक की प्रतिरोधकता कैसे निर्भर करती है, इसके बारे में हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां से देखिए, हमारे पास एक फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला क्या है कि रो थीटा इज इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा इंटू थीटा, ठीक है। तो ये इस इक्वेशन के द्वारा हम यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो किसी प्रतिरोधकता की ताप पर निर्भरता के लिए ये हमारे पास एक समीकरण उपलब्ध है, रो थीटा इज इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा इंटू थीटा। और अल्फा यहाँ पर क्या है? एक कांस्टेंट है ना, एक कांस्टेंट है, नियतांक है, जिसे प्रतिरोधकता ताप गुणांक कहा जाता है। प्रतिरोधकता ताप गुणांक, यानी कि ये होता है प्रतिरोधकता ताप गुणांक, ठीक है, प्रतिरोधकता ताप गुणांक, ठीक है। यहां पर रो थीटा क्या है? तो थीटा डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोधक की प्रतिरोधकता, उसके बाद ये है 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोधक की प्रतिरोधकता, ठीक है। और अल्फा क्या है? प्रतिरोधकता ताप गुणांक, ठीक है, यानी कि टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। तो यहां से रो थीटा बराबर रो नॉट 1 प्लस अल्फा इंटू थीटा। तो अब इस इक्वेशन का यूज करके आप निकाल सकते हैं कि प्रतिरोधकता
ताप के बढ़ाने से कैसे बढ़ती है और कैसे ताप के घटाने से कैसे घटती है, यानी कि ताप के अनुसार अगर रेजिस्टिविटी अगर चेंज हो रहा है तो उसके लिए आप इस इक्वेशन का यूज करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से एक टॉपिक और बनता है, एक पॉइंट इसमें और समझना है कि यहाँ से अल्फा का ऐसा यूनिट क्या होगा, यानी कि प्रतिरोधकता ताप गुणांक का ऐसा यूनिट क्या होगा। तो स्टूडेंट्स हम आपको बताना चाहेंगे कि प्रतिरोधकता ताप गुणांक का ऐसा यूनिट निकालना है। तो अब जरा आप ध्यान दीजिए, यहाँ से रो थीटा और ये इधर चला जाएगा तो रो नॉट, तो ये दोनों जो है वो रो को ही बताता है, यानी कि प्रतिरोधकता को ही बताता है, और यहाँ से बच जाएगा क्या, थीटा, यानी कि यह टेम्परेचर को बता रहा है, इसीलिए इसका ऐसा यूनिट होता है पर केल्विन। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं कि ऐसा यूनिट है ना, अल्फा का ऐसा यूनिट, अल्फा का ऐसा यूनिट पर केल्विन होता है। क्या होता है, पर केल्विन। तो ये आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है कि अल्फा यानी कि प्रतिरोधकता ताप गुणांक का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो पर केल्विन होता है। प्रतिरोधकता की ताप पर निर्भरता के लिए समीकरण आपको याद रखना है कि रो थीटा बराबर रो नॉट 1 प्लस अल्फा इनटू थीटा। ओके, तो आज के वीडियो में इतना ही। आप लोग इस वीडियो को अच्छे से समझ गए होंगे, हम ये उम्मीद करते हैं। सभी स्टूडेंट्स को हम ये सुझाव देना चाहते हैं कि आप इस वीडियो को देखिए, वीडियो को देखते समय आप नोट्स को सामने रखें और उसके बाद एक एक पॉइंट को आप मिलाइए। अगर किसी के पास नोट्स नहीं है तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, और पूरा देखने के बाद आपके पास जो भी रेफरेंस बुक है उसको आप स्टडी कीजिए, आपको हर एक टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि प्रतिरोध, ठीक है, प्रतिरोध का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, जैसा कि 10th क्लास में भी आप लोगों ने ये डिस्कस किया होगा कि प्रतिरोध को हम लोग दो प्रकार से कंबाइन करते हैं, सीरीज में और पैरेलल में। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग मिक्स कॉम्बिनेशन भी पढ़ेंगे। ठीक है, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को हम लोग डील करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही छोड़ देते हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।